हेलो स्टूडेंट्स, हमने मार्क्सवाद स्टार्ट किया था। उसमें हमने मार्क्सवाद की जो विभिन्न विचारधाराएं थी, जो थ्योरीज़ थी, उनको हमने संक्षेप में समझा था। ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा था हमने उनको। तो उन थ्योरीज़ को एक एक करके अब हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि मार्क्स थे वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में बिलीव करते थे। उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की थी, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था, वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज की स्थापना की बात की थी। फिर हमने उनमें क्या आलोचनाएं हैं और क्या मार्क्सवाद का महत्व है वो देखा था। हमने एक बात भी कही थी कि मार्क्स थे वो वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक या फिर प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी थे, यानी उनसे पहले समाजवादी हुए थे लेकिन उनको वैज्ञानिक समाजवाद का उन्होंने प्रणेता माना जाता है। तो आज देखेंगे कि क्यों ऐसा है कि उनको वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक या फिर प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है, यद्यपि उसने कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। मार्क्स ने खुद ने कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता माने जाते हैं। मार्क्स के सहयोगी फ्रेडरिक एंगल्स ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिद्धांत को सर्वप्रथम वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया था। तो पूछा जाए कि किसने दिया, तो उनके सहयोगी जो थे, जो उनके साथ साथ मार्क्सवाद के प्रणेता हैं, फ्रेडरिक एंगल्स, उन्होंने मार्क्स ने जो थ्योरीज दी थी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो इसके लिए उनको प्रथम वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया था। यद्यपि मार्क्स समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन करने वाला या सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात करने वाला प्रथम विचारक नहीं था। इसके पूर्व भी अनेक ब्रिटिश व फ्रेंच विचारक हुए हैं जिनके द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किए गए थे, जिसमें से प्रमुख थे सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर तथा रॉबर्ट ओवन और विलियम थॉमसन आदि ये प्रमुख थे। यानी समाजवादी जो विचारधारा है उनकी बात करने वाला, उनकी थ्योरीज देने वाला मार्क्स फर्स्ट थिंकर नहीं था। इससे पूर्व भी अनेक थिंकर हुए थे जिन्होंने समाजवाद की बात की। इन सभी विचारकों ने पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान धन की विषमता, स्वतंत्र प्रतियोगिता और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेप की नीति की कटु आलोचना की थी। जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके मुख्य सिद्धांत हैं जो हमने आपके इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ कम्युनिज्म एंड व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, उनकी मेन ट्रेंड्स क्या हैं, थ्योरीज़ क्या हैं, उनमें क्या क्या विषमताएं पाई जाती हैं। तो हमने पूंजीवाद में उस टाइम देखा था कि पूंजीवाद में कुछ टाइम बाद में धन की विषमता पैदा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन है वो फ्री होता है, राज्य है आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि कोई गरीब है तो उसको ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करता राज्य इंटरफेयर करके। राज्य कहता है कि आप फ्री हो, जिसके पास टैलेंट है वो तो ज़्यादा पैसे कमा लेगा और जिसके पास टैलेंट नहीं है वो पैसे नहीं कमा पाएगा। लेकिन हर बार टैलेंट से ही पैसे नहीं कमाए जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे भारत में कुछ टाइम पहले ऐसी सामाजिक व्यवस्था विद्यमान थी कि कुछ जातियों का उनको अछूत समझा जाता था, उनके घर का पानी नहीं पिया जाता था, उनको किसी कार्य में भाग नहीं लेने दिया जाता था। तो वो लोग उनकी कमाई की धंधा, जो उनका अच्छे काम है जिनसे अच्छा पैसा मिलता है, वो काम उनको नहीं करने दिए जाते थे, क्योंकि किसी चीज़ को छू लेते थे तो लोग दूसरे उनको नहीं छूते थे। तो हो सकता है ऐसे नीचे तबके के लोगों में बहुत टैलेंट हो, लेकिन उनको समाज है वो अछूत मान रहा है, उनको गांव से बाहर रख रहा है, तो उनके जो टैलेंटेड पर्सन्स हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उनको कुछ काम करने ही नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ टैलेंट तो है, लेकिन समाज के दूसरे लोगों द्वारा अत्याचार या फिर अपमान के कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ऐसे लोगों का क्या, अगर राज्य इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा तो ये लोग कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे और जो ये लोग हैं ये आगे चले जाएंगे हमेशा। तो क्या होगा, इससे विषमताएं बनी रहेंगी, लोगों में गैप बना रहेगा। तो इसलिए कई बार राज्य को इंटरफेयर करना ज़रूरी होता है। जैसे इंडिया में राज्य ने इंटरफेयर किया, ये पॉलिसीज़ लाया, जैसे मूल अधिकार में आर्टिकल 17 में छुआछूत एक दंडनीय अपराध माना गया है कि आप छुआछूत की प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करोगे। सती प्रथा को बंद किया गया। तो क्या हुआ, राज्य को इंटरफेयर करना पड़ा, इन लोगों के पक्ष में रिजर्वेशन देना पड़ा। जो लोग पिछड़े थे तो उनको सरकारी जॉब्स में रिजर्वेशन दिया कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है तो आपको 27% तो लेने ही पड़ेंगे, ताकि वो लोग भी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके बराबर आ पाएँ। उनको 27% दे दिया तो यहाँ तो उनको ही आना पड़ेगा ताकि जनरल वाले उनकी सीट ना ले लें और वो आगे बढ़ पाएँ।
और उनके बराबर आ पाएँ, क्योंकि वो खुद के टैलेंट के कारण नहीं पिछड़े हुए हैं, वो समाज के दूसरे लोगों के अत्याचारों के कारण पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए कई बार राज्य को इंटरफेयर करके लोगों को बराबर लाना पड़ता है। लेकिन पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता, राज्य इंटरफेयर नहीं करता, खासकर आर्थिक क्षेत्र में। तो अगर फ्री कंपटीशन है, जो ज़्यादा पावरफुल है वो ज़्यादा कमा लेगा, जो पिछड़े लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इससे क्या होता है, धन की विषमता पैदा हो जाती है, गरीब और गरीब होते जाते हैं, अमीर और अमीर होते जाते हैं। तो ये पूंजीवाद की कुछ आलोचनाएं थी। तो ऐसा जो पहले के विचारक हुए थे जिन्होंने समाजवादी विचारधारा दी थी, तो उन्होंने भी इन सब चीज़ों की आलोचना की थी तथा एक न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना पर इन्होंने विचार दिया था, ताकि व्यक्तिगत संघर्ष व अव्यवस्था समाप्त हो। अब ये विचारक समाज में आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, लेकिन उन्होंने उन कारणों पर कभी प्रकाश नहीं डाला और न ही ये बताया कि विषमता उत्पन्न क्यों होती है और इसका उत्पादन की विधियों से क्या संबंध है। जैसे मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की थी, उन्होंने कहा था कि उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व रखता है वो अमीर होता है, जो शोषण करता है, और जिनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व नहीं है वो बेचारे गरीब होते हैं। तो इससे पहले के समाजवादी विचारक थे, उन्होंने कहा था कि भाई पूंजीवाद में ये कमियां हैं और धन का न्यायोचित वितरण होना चाहिए, लेकिन इन कारणों पर प्रकाश नहीं डाला कि ये कमियां हैं क्यों और इनका उत्पादन की विधियों से क्या संबंध है और इसका सोल्यूशन क्या होगा ठोस। इन विचारकों का पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था स्थापित करने के कोई स्पष्ट योजना या विचार नहीं थे, न ही इन्होंने किसी कारण या प्रभाव का स्पष्ट विश्लेषण किया। तो इससे मार्क्स से पहले के जो समाजवादी विचारक थे वो सिर्फ ये बताते थे कि ये कमियां हैं पूंजीवाद में और धन का न्यायोचित वितरण होना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई प्रभावी योजना नहीं थी कि इस सिस्टम को कैसे चेंज किया जाए। जैसे मार्क्स ने कहा था कि रक्त पूर्ण क्रांति होगी, उसके बाद ये व्यवस्था आएगी, फिर वर्गविहीन व्यवस्था आएगी, तो उन्होंने एक तो प्लान्ड योजना रख दी थी आगे प्लानिंग करके। तो इससे पहले के विचारकों ने कोई प्लानिंग नहीं की थी, न ही उन्होंने कोई कारण बताया था कि ऐसा विषमता क्यों है। मार्क्स ने अपने कारण देने की कोशिश की इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर, तो ऐसे कोई ठोस सिद्धांत उन्होंने नहीं दिए थे। पेपर के शब्दों में उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, लेकिन गुलाब के पौधों के लिए कोई धरती तैयार नहीं की। किसके लिए कहा गया? जो उनसे पहले के सामाजिक विचारक थे, मार्क्स से पहले के। तो कि उन्होंने कल्पना तो की भाई गुलाब के फूल होने चाहिए, लेकिन गुलाब के फूलों के लिए ज़मीन जिसके पे उगेंगे उसकी कोई उन्होंने तैयारी नहीं की। इसलिए मार्क्स से पूर्व के जो समाजवादी विचारक थे उनको स्वप्न लोकीय या कल्पनादर्शी समाजवादी कहा जाता है। मार्क्स ने उनकी विफलता से शिक्षा ग्रहण की तथा इतिहास के विश्लेषण से अपना विचार रखा कि जो पुरानी व्यवस्था है शोषण पर आधारित, उसका जन्म कैसे हुआ है और इस व्यवस्था को किस प्रकार समाप्त या फिर परिवर्तित किया जा सकता है। मार्क्स लिखते हैं कि अभी तक सभी दार्शनिक जगत का विश्लेषण करने में लगे रहे, परंतु दार्शनिकों का मुख्य कार्य जगत का विश्लेषण करना नहीं बल्कि उसे बदलना है। इसी कारण वे प्रारंभिक समाजवादियों साइमन, फोरियर, ओवन आदि विचारकों की निंदा करते हैं कि उन्होंने सिर्फ विश्लेषण किया, उन्होंने सिर्फ पोस्टमार्टम किया कि हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लेकिन उनका कार्य प्रमुख है वो विश्लेषण करना नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है, उसे बदलना है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा मात्र न होकर विधिवत रूप से प्रतिपादित एक व्यवहारिक दर्शन है, जिसमें उसने विषमता और असमानता के कारणों को ही नहीं खोजा बल्कि उसके निवारण की योजना को भी प्रस्तुत किया। लंकास्टर के अनुसार मार्क्सवाद दो कारणों से वैज्ञानिक समाजवाद है। पहला, यह वास्तविकता पर आधारित है, न कि कल्पना पर। दूसरा, इसकी पुरानी व्यवस्था को समझने की प्रणाली भी वैज्ञानिक है और ये नई व्यवस्था के लिए भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। वो एक प्लान्ड योजना बताते हैं, एक प्लानिंग्स के साथ अपनी थ्योरीज देते हैं, क्रमबद्ध तरीके से देते हैं, इसलिए उनको वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा मार्क्स को दी है और एक वास्तविकता पर आधारित बताते हैं, न कि कल्पना पर। मार्क्स का दर्शन इतिहास के व्यापक और गूढ़ अध्ययन पर आधारित है। इसे समझने के लिए उसने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया है और माना कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। मार्क्स ने इतिहास के आधार पर आधुनिक समाज का बहुत ही स्पष्ट व आलोचनात्मक अध्ययन किया और पूंजीवाद के दोषों का वर्णन करने के साथ साथ पूंजीवाद का अंत व समानता पर आधारित वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए विधिवत कार्य योजना और प्रक्रिया का भी निरूपण किया। समाजवाद को उसने भावुकता और काल्पनिकता से निकालकर वास्तविक और वैज्ञानिक रूप दिया। कभी कभी यह कहा जाता है कि मार्क्स कोई मौलिक विचारक नहीं था, क्योंकि उसके प्रत्येक विचार पहले कोई ना कोई दे चुका था। फिर भी यह सत्य है कि उसने अपनी ईंटों को बहुत से स्थानों से एकत्रित किया, लेकिन उसका प्रयोग बहुत कुछ अपने नमूने के अनुसार किया। मार्क्स का महत्व उसके विचारों की मौलिकता में नहीं बल्कि इस बात में है कि उन्हें इसे मिलाकर किस तरह से एक संपूर्ण व्यवहारिक विचारधारा और एक क्रांतिकारी दर्शन बना दिया। उसने समाजवाद को एक धर्म, दर्शन, विचार और एक शक्ति बना दिया।
लास्की के अनुसार किसी भी पहलू से देखा जाए, कार्ल मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास में एक युग है। तो इसलिए उनको वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने महज एक कल्पना ही नहीं की, सिर्फ विश्लेषण नहीं किया चीज़ों का कि हाँ भाई चीज़ें ऐसी हैं, उन्होंने उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश की, वो भी ठोस आधार देते हुए, एग्जाम्पल्स देते हुए, इतिहास की आर्थिक व्याख्या देते हुए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का यूज़ करते हुए, तो अपनी ठोस थ्योरीज देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कैसे ये ख़त्म हो सकता है, कैसे नई व्यवस्था आ सकती है। तो ये सब कारण थे, इसलिए इनको वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक या फिर प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कहा जा सकता है।